बुक का नाम एटॉमिक हैबिट्स, ऑथर जेम्स क्लियर। चैप्टर 1, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन ने प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड को रख लिया था। यह वो समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वो इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहे। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनमें 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलावों से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम ने आशा की जाती है। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलावों से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन कराया ताकि ये अधिक सुविधाजनक हो सके एवं टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सके। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैटर्न्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से यह ढांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल में विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच सके। उन्होंने ये भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफेद रंग से पेंट कर रखा था ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के पद संभालने के लिए 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उसी वर्ष ब्रैडली विगिन्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उन्हीं की टीम के अन्य साथी क्रिस क्रूम ने यह रेस जीती और 2015, 2016 और 2017 में भी वे ही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने 5 मर्तबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट्स 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा सफल दौर माना जाता है। यह होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से आप ये नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं।
क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती है। दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आकलन बड़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वो वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या फिर किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन यह लंबे समय के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं तो आप 0 से करीब हो जाएंगे। भले ही छोटे जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, ये एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हो, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं लगते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो आप बेडौल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडारिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख सकते। हम कुछ बदलाव करते हैं लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने ढर्रे पर ही लौट जाते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं तो अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ कर देंगे। यदि आप 1 दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में 1 दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं तो साथ ही साथ छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। ये कई गलतियों का संचय होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वो किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हो। यदि पायलट एलेक्स यानी कि लॉस एंजलिस अंतरराष्ट्रीय विमानतल से चलते हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो न्यूयॉर्क की बजाय वो वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान न जाता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन ये अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर या फिर 1% बदतर उस पल भर के लिए ही उल्लेखनीय न लगे, लेकिन कालांतर में यह भारी बदलाव दिखा जा सकता है कि आप क्या है और आप क्या हो सकते थे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हो, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही है या नहीं। आपकी अपने वर्तमान नतीजों के बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति है और आप हर महीने जो कमा रहे हो उससे अधिक खर्च कर रहे हो तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं है तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहे हो तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हो, भले ही आप जितना चाहते हो उससे धीमी गति से चल रहे हो। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतें ही आपके वजन का निर्धारण करती है। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वो आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे
तो आपकी छोटे फायदों और छोटे नुकसानों दोनों का एक एक वक्र बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर माह की कमाई से कम खर्च कर रहे हो? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हो? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हो? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप बता देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हो वह गुणित होकर आपके सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देगी, खराब आदतें समय को आपका शत्रु बना देगी। आदतें दुधारी तलवार है। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती है, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती है। इसलिए इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती है और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए, ताकि आप इस दुधारी तलवार की एक धार से बच सके। प्रगति वास्तव में कैसी होती है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हैं। तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं बदला। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले एक एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा था, लेकिन इस एक डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। आपकी छोटी छोटी आदतें आपके लिए संयोजित हो सकती है या फिर विरोध में खड़ी हो सकती है। जैसे कि सकारात्मक संयोजन में उत्पादकता वाले अवयव। किसी एक दिन में एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटा सा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन पूरे करियर के लिए यह बहुत ही मायने रखेगा। पुराने काम को स्वतः कर पाने के प्रभाव या किसी नए कौशल में निपुण होना भी उल्लेखनीय होता है। बिना सोचे आप जितने भी काम संभालते हैं, आपका मस्तिष्क दूसरे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने को तैयार हो जाता है। नकारात्मक संयोजन, तनाव के अवयव, ट्रैफिक जैम की कुंठा, पालन पोषण के दायित्व का भार, 2 वक्त की जरूरतों को पूरा करने की चिंता, थोड़ा अधिक ब्लड प्रेशर का तनाव। तनाव के ये कारण है जो खुद ही संभल सकते हैं, लेकिन जब ये कई वर्षों तक बने रहते हैं तो सेहत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। सकारात्मक संयोजन, ज्ञान के अवयव। कोई एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते हो, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति से आप में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। हर पुस्तक जो पढ़ रहे हो वो आपको कुछ नया ही सिखाता है, बल्कि पुराने ढरे पर सोचने के तरीकों में भी बदलाव लाता है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, ज्ञान इसी तरह से कार्य करता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता रहता है। नकारात्मक विचारों के अवयव। जितना अधिक आप यह सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं है, मूर्ख है या सुंदर नहीं है, उतना अधिक आप जीवन को उसी रूप में देखने लगते हैं। इस तरह से आप विचारों में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तब भी यही होता है। एक बार जब आप लोगों को क्रोधी, अन्यायी और स्वार्थी के रूप में देखने लगते हैं तो इसी तरह के लोग हर स्थान पर दिखने लगेंगे। संबंधों के अवयव। लोग आपके ही व्यवहार को पलटकर जवाब देते हैं। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, अन्य लोग उतनी अधिक आपकी मदद करना चाहेंगे। थोड़ा अच्छा बनकर बात करने से उसके नतीजे आपको दिखने लगते हैं और मजबूत संबंध बन जाते हैं। क्रोध के अवयव। बहुत कम ऐसा होता है कि दंगे, विरोध, आंदोलन किसी एक घटना का नतीजा हो। जब तक छोटे छोटे आक्रोश, हर दिन का बिगाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक घटना घटती है और आक्रोश जंगल की आग की जैसे फैलने लगती है। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। ये स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही मास में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बड़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वो जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं दिखाती जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं बना पाते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा ही दिखाई देती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा रखते हो और पहले दिन, एक हफ्ते और यहाँ तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हो।
ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं जा रहे हो। ये किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता ही है। ये मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता है तो वे इसे रोक देने का फैसला कर लेते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीने तक हर दिन दौड़ा तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देख रहा। जब इस तरह के विचार हावी हो जाते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है ताकि आप इस पठार को पार कर सके। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहता हूं। यदि आप देखते हो कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हो। अक्सर ये इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हो। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना, कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा हो सकता है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वो जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वो 32 डिग्री पर होता है। जब आप अंततः अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वह नाटकीय घटना देखती है जब आप सफलता प्राप्त करते हो। वो प्रक्रिया नहीं देखती जिनसे आप निकले हो। लेकिन आप जानते हो कि आपका वो काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप ये परिणाम ला सके हो, जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हो। मानव भूगर्भीय दबाव के समान ही होता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती है जैसे वर्षों से चला आ रहा था। लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है। भूकंप आ जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबीए की इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीज का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका के रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है तो मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूं जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये 2 टुकड़े में बट जाती है और मैं जानता हूं कि यह अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिसने इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चले हैं उसका भी असर होता है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआतों से प्राप्त होती है। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वह मजबूत होने लगता है। वो जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है। लेकिन ये इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफलता हासिल कर सके। ऐसे कौन कौन से कारण है जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्य को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो भी अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था। लगभग हर चीज का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिसका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फर्क है? ये एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से सीखा था। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्था वे प्रक्रिया है जो आपको नतीजों की ओर ले जाती है। यदि आप कोच है तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वह तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी है
तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगा। यदि आप एक संगीतकार हैं, तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हो, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हो, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हो, गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब तक रोचक प्रश्न। यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हो, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूं, मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोर बोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल बॉल्स के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हो, तो लक्ष्य तय करना भूल जाए, व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे। इसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार की चीज है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्या तब बहुत सारी हो जाती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं लगाते। समस्या 1, जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम ये आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना ही चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं, तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइक्लिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। यह लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। समस्या 2, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए, आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वो करेंगे, तो अभी ही वो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ है, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में यह सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की जरूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वो व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं, तो वह अस्थायी रूप से हो जाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है, तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स है उसमें सुधार कर ले, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियां नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूं कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियां मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियां और बना लूं, या फिर मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बार हो जाए, तो अंततः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य ये या तो वो का टकराव पैदा करते हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं, या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी के संकुचित सोच में बांध लेते हैं। ये गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत में बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई सारे मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान करती है।
जब आप उत्पाद से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हो क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती ही जा रही है, और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो उसी में सफलता मिले। समस्या 4, लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई घावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती है। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है। इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। ये केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं रहती। ये सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से ये किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति का निर्धारण करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है तो समस्या आप नहीं हो, समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती है, इसीलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। एटॉमिक शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित है, लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव है, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती है। जैसे ही छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती है, हर एक मूल इकाई के रूप में होती है जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज्यादा महत्व की नहीं लगती, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती है तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती है। यही एटॉमिक हैबिट्स के मुहावरे का अर्थ है, नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि यह अतुल शक्ति का स्रोत भी होता है। यह संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। चैप्टर 2, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती है। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को डालना मुश्किल होता है। दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में कुछ चीजें आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती है। इसलिए संभव है कि अगले वर्ष इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हो। गंभीर प्रयास और यदा कदा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन बाद में ये तकलीफदेह लगने लगती है। हालांकि एक बार आदतें पड़ जाए तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी रहती है, खास तौर पर अवांछित आदतें। भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, लेकिन अस्वास्थ्यकर आदतें जैसे जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना, टालना या धूम्रपान छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और 2, हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु पर बात करूंगा, बाद के अध्याय में दूसरे बिंदु पर उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में मैं जो कह रहा हूं उसे समझने के लिए 3 लेवल को समझना होगा जिनमें बदलाव होता है। आप इसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हो। बदलाव की 3 परतें। सबसे ऊपर की परत नतीजे, उसके बाद की परत प्रक्रियाएं और सबसे अंदर की परत पहचान। पहली परत आपके परिणामों में बदलाव। इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, स्पर्धा जीतना। आपके अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से ही जुड़े होते हैं। दूसरी परत प्रक्रिया में बदलाव।
इस स्तर का संबंध अपनी आदतों और प्रणालियों को बदलने से होता है। जिम में एक नया रूटीन बनाना, अपनी डेस्क को साफ रखना ताकि बेहतर काम कर सके, ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना, जो ज्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से ही जुड़ी होती है। तीसरी और सबसे गहरी परत, आपकी पहचान में बदलाव। ये स्तर आपकी धारणाएं बदलने से संबंधित होता है। दुनिया के बारे में आपको राय, खुद की इमेज, खुद की और दूसरों को देखने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुमान और पूर्वाग्रह इसी स्तर से संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वो परिणाम होते हैं। प्रक्रिया वो होती है जो आप करते हो। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब स्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब 1% सुधारों की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या ये नहीं होती कि एक स्तर दूसरे की अपेक्षा बेहतर है या बदतर है। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करके करते हैं कि क्या अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम आधारित आदतों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका विकल्प पहचान आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। सोचिए कि दो लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति अब भी प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आदत इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उसकी पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वो नहीं पीता है, इसलिए उस व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती। ज्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं, मैं स्किनी होना चाहता हूं, यदि मैं इसे डाइट का अनुसरण करता रहा तो मैं स्किनी हो सकूंगा। वो लक्ष्य तय करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है ताकि लक्ष्य हासिल कर सके। इसमें वे उस धारणा को चिंता नहीं करते हैं जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद को किस तरह से देख रहे हैं उस नजरिए को वे नहीं बदलते, और ना ही इस बात को मानते हैं कि उसकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना को खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की प्रणाली आजादी, बहुमत का शासन और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है, जिसमें सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होता है और कठोर आज्ञा पालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके सोच सकते हैं ताकि अधिक के अधिक लोग वोट दे, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती है। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहां भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढांचे होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इसमें निहित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों में से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्त होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम को ही प्राथमिकता देते रहेंगे तो शरीर की ट्रेनिंग की बजाय आप आराम ही करोगे। यदि आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना मुश्किल हो जाता है। आपके पास एक नया लक्ष्य और नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या है, आपने उसे नहीं बदला। बोल्डर या फिर कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इसका उत्तम उदाहरण माना जा सकता है। ब्रायन ने मुझे बताया कि जहां तक मुझे याद है कि मुझे अपने नाखून चबाने की आदत रही है। जब मैं छोटा था तब घबराहट में नाखून चबाने से इस आदत की शुरुआत हुई थी। बड़े होने पर यह अवांछित आदत में तब्दील हो गई। एक दिन मैंने सोचा कि तब तक नाखून नहीं चबाना है जब तक वे बढ़ नहीं जाते। अपनी इच्छा शक्ति से मैंने वो कर दिखाया। फिर ब्रायन ने कुछ चमत्कारिक किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पहली बार मेरा मैनिक्योर करा दे। मेरा सोचना था कि यदि मैंने नाखूनों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं, और इसने काम कर दिखाया। लेकिन केवल पैसे के कारण नहीं, मेरे नाखून मैनिक्योर के कारण सुंदर हो गए थे। वो पहली बार मैंने देखा। मैनिक्योर करने वाले ने भी कहा कि मेरे नाखून यदि चबाए न जाए तो ये वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक है। अचानक मुझे मेरे नाखूनों पर गर्व होने लगा। ये ऐसा था
कि जिसके बारे में मैंने कभी इच्छा तक नहीं की थी, और इसने मुझे अचानक से बदल कर रख दिया। मैंने उसके बाद एक बार भी नाखून नहीं कुतरे। इसी कारण से मैं अब गर्व से उनकी इतनी कद्र करता हूं। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो वो प्रेरणा का भीतरी स्वरूप होता है। ये कहने के लिए एक ऐसी बात है कि मैं इसी तरह का व्यक्ति हूं जो ये चाहता था। ये उससे बहुत अलग है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ऐसा ही है। किसी पहचान विशेष पर यदि आप गर्व अनुभव करते हैं तो आप उतने ही अधिक प्रेरणा से भरे होंगे और उससे संबंधित आदतों से जुड़े होंगे। यदि आप अपने बालों के लुक पर गर्व करते हैं तो आप कई तरह की आदतें इसकी देख रेख से संबंधित बना चुके होंगे। यदि आपको अपने बाइसेप्स पर गर्व है तो आप कभी भी शरीर के ऊपर के हिस्से का वर्कआउट बंद नहीं करेंगे। यदि आपकी अपने द्वारा बनाए गए स्कार्फ पर गर्व है तो हफ्ते में आप कई घंटे स्कार्फ बुनने में लगाएंगे। एक बार आपकी गर्वानुभूति परिदृश्य में शामिल हो जाए तो आप कैसे भी करके उस आदत को बनाए रखेंगे। वास्तविक रूप से व्यवहार का बदलना ही पहचान बदलना है। आप किसी प्रेरणा से ही आदत की शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल एक ही कारण से आप उस आदत में बने रहते हैं, क्योंकि वो आपकी पहचान बन चुकी होती है। हर एक व्यक्ति खुद को जिम जाने 1 या 2 बार सेहतमंद खाना खाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन यदि आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं तो लंबे समय तक इस पर चलते रहना कठिन होता है। सुधार तब तक अस्थायी रहते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप है। लक्ष्य पुस्तक पढ़ने का नहीं, लक्ष्य पाठक बनने का होना चाहिए। लक्ष्य मैराथन में दौड़ने का नहीं, लक्ष्य एक दौड़वीर बनने का होना चाहिए। लक्ष्य वाद्य सीखने का नहीं, लक्ष्य संगीतकार बनने का होना चाहिए। आपका व्यवहार आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप जो करते हैं वो इस बात का संकेत है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी धारणा इस पर निर्भर करती है कि आप इसे सजगता के साथ करते हैं या बिना सजगता के। शोध बताते हैं कि एक बार व्यक्ति किसी पहचान के एक पहलू पर धारणा बना लेता है तो वो उस धारणा के साथ और जुड़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मतदाता के रूप में पहचाने जाते हैं वे उन लोगों की तुलना में वोट देने के अधिक इच्छुक होंगे जो कहते हैं कि हम वोट देना नहीं चाहते। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी पहचान में एक्सरसाइज को शामिल कर चुका होता है उसे कभी प्रशिक्षण लेने के लिए समझाने की जरूरत नहीं होगी। सही करना आसान है। कुल मिलाकर जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं तो आपकी व्यवहार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि आप है। आदत बनने के सभी पहलुओं की तरह ये भी दुधारी तलवार है। जब यह आपके लिए काम करती है तो पहचान बदली जाती है और आत्म सुधार का शक्तिशाली बल मिलता है। जब यह विपरीत काम करती है तो आपकी पहचान श्राप बनकर रह जाती है। एक बार आपने पहचान को अपने भीतर बिठा दिया तो अपनी निष्ठा उसके प्रति समर्पित करना आसान हो जाता है, ताकि ये आप में बदलाव की क्षमता पर असर डाल सके। कई लोग संज्ञात्मक नींद में ही जीवन निकाल देते हैं और उनकी पहचान से जुड़े मानकों का आंख बंद करके पालन करते रहते हैं। मुझे दिशाएं याद करने में परेशानी होती है। मैं सुबह उठ नहीं सकता। मैं लोगों के नाम याद नहीं रख सकता। हमेशा मैं देर से पहुंचता हूं। टेक्नोलॉजी के मामले में मैं अच्छा नहीं हूं। मुझे गणित बहुत कठिन लगता है, और भी अन्य हजारों बातें। जब आप कोई कहानी स्वयं के लिए लगातार वर्षों तक चलाते रहते हैं तो आप एक मानसिक ढांचे में उतर जाते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। कुछ समय बाद आप कुछ कार्यों से इनकार करने लगते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। अपनी खुद की छवि को बनाए रखने का भीतरी दबाव बहुत अधिक होता है और उसी तरह से व्यवहार करना आपकी धारणा का हिस्सा हो जाता है। आप खुद के विरोध को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई विचार या कार्य आपके पहचान से जितनी गहराई से संबंधित होता है उसे बदल पाना उतना ही कठिन हो जाता है। यह भले ही गलत हो, लेकिन यह मानना आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि आपकी संस्कृति की मान्यताएं क्या है, अथवा आप जो करते हैं जिससे आपकी छवि बनी रहती है। किसी भी स्तर पर, भले ही वो निजी हो, टीम का हो, पूरी समुदाय का हो, सकारात्मक बदलाव में सबसे बड़ा अवरोध पहचान के संघर्ष से जुड़ा होता है। अच्छी आदतें युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन यदि वे आपकी पहचान से सामंजस्य नहीं रखती है तो आप उन्हें आचरण में लेने से विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या थके हुए हैं या फिर अभिभूत है या सैकड़ों अन्य कारण होते हैं। लंबे समय में आप अपनी आदतों से जुड़े नहीं रह पाते, क्योंकि आपकी स्वयं की छवि उसमें अवरोध बन जाती है। इस कारण से आप अपनी पहचान के एक पक्ष से जुड़े नहीं आते। प्रगति के लिए कुछ भूला देना जरूरी होता है। स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी धारणाओं का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत
और विस्तारित करें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, यदि आपकी धारणाएं और दुनिया के प्रति आपका नजरिया आपके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आखिर वे विकसित कैसे होते हैं? आपकी पहचान बनती किस तरह से है और आप आपकी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे ध्यान दे सकते हैं जो आपके सहायक होते हैं, और धीरे धीरे उन चीजों को भी कैसे हटा सकते हैं जो आपकी राह में बाधा डालते हैं। पहचान बदलने की 2 चरणों की प्रक्रिया। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता जो आप में है वह हालात और अनुभव के आधार पर सीखी गई है। सटीकता से कहे तो आप किस तरह से अपनी पहचान को मूर्त रूप देना चाहते हैं, वही आपकी आदतें हैं। आप जब अपना बिस्तर हर दिन लगाते हैं तो आप व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी के रूप में पहचान प्रदर्शित करते हैं। जितना ज्यादा आप अपना व्यवहार दोहराते जाएंगे, उतना ही अधिक उस व्यवहार से संबंधित अपनी पहचान को सुदृढ़ करते जाएंगे। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसेंशियास से हुई है, जिसका अर्थ है होना। दूसरा शब्द है आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आइडेंटिटी मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य है। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने का साक्ष्य है। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ गिरने पर भी जिम जाते ही है तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध है। जितने अधिक साक्ष्य आपके पास आपकी धारणाओं के होंगे, उतनी मजबूती से आप उसमें विश्वास करेंगे। मेरे जीवन के प्रारंभिक दौर में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। यदि आप मेरे हाई स्कूल के टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछेंगे तो वे आपको कहेंगे कि मैं औसत लेखक रहा हूं, कोई उत्कृष्ट नहीं। जब मैंने लेखन का करियर शुरू किया तो पहले कुछ वर्ष तक मैं हर सोमवार और गुरुवार को एक आलेख प्रकाशित कराता था। जैसे जैसे इसके साक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी, मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने फुटबॉल पर एक किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में समझने लगे, या आपने एक चित्र बनाया तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगे। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकत्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है आपकी पहचान बनाने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्माण की प्रक्रिया आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। ये एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी अंगुलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और ये तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदलकर नए हो गए। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। अरे शायद यही बात है जो मैं हूं। यही आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हो। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं से बदल नहीं सकती, लेकिन जैसे ही वोट बढ़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती है, और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो वाकई में बड़ा होता है। यह छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदत ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन है, इसे बदलने का सबसे ज्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतज्ञ होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आप एथलीट होते हैं। हर बार जब आप कर्मचारियों को प्रोत्साहन देते हैं तो आप लीडर होते हैं। हर आदत
न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखा भी देती है। जैसे खुद पर विश्वास करना। आप ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीजों को अर्जित कर सकते हैं। जब वोट बढ़ने लगते तो साक्ष्य भी बढ़ने लगते हैं। आप जो कहानी खुद से कहते हैं वो भी बदलने लगती है। ये सही है कि ये बात विपरीत रूप से भी काम करती है। हर बार जब आप बुरी आदत को चुनते हो तो ये आपकी उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी बात यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों को वोट मिलते हैं। किसी चुनाव को जीतने के लिए आपको सर्वसम्मत वोट की नहीं बल्कि बहुमत की जरूरत होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी खराब व्यवहार या फिर अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट दे देते हैं। आपका लक्ष्य तो समय के बहुमत को हासिल करना है। नई पहचान के लिए नए साक्ष्यों की जरूरत होती है। यदि आप उसी तरह से वोट करते रहे जैसे पहले से करते रहे हो तो वैसे ही नतीजे आपको प्राप्त होंगे। यदि कुछ बदलते नहीं है तो कुछ बदलेगा भी नहीं। ये एकदम सरल 2 चरणों की प्रक्रिया है। ये तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। 2 छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले ये तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये प्रत्येक लेवल पर हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या फिर राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहोगे? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या है? आप किसके जैसा बनना चाहते हो? ये बड़े सवाल है और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहां से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एब्स बनाना चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दोगुना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो उसके परिणाम से उल्टा चलना शुरू कीजिए और पीछे तक जाते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछे, वो किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है? वो किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है? वो किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है? वो किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्टअप चला लेता है? उदाहरण के लिए, वो किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है? संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने की बजाय ऐसा व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद होता है। यह प्रक्रिया इस तरह की मान्यताओं को बढ़ावा देती है, जैसे कि मैं इस तरह का टीचर हूं जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूं जो हर रोगी को जरूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूं जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया है। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वो इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग में लाने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चलकर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरीटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वो एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद वो उसी की तरह बन जाएगी। वो सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा। इस पुस्तक में शामिल अन्य प्रमुख विषय फीडबैक लूप से हमारा पहला परिचय कराती है। आपको आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपको पहचान आपको आदतों को आकार देती है। ये 2 तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणामों की बजाय आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कोई खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण। पहचान में बदलाव आदत में बदलाव का नॉर्थ स्टार होता है। इस पुस्तक में शेष भाग में आपको आपके भीतर अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी और जहां भी आप चाहते हैं उसमें बेहतर आदतों को डालने के कदम दर कदम निर्देश किए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हो जैसा बनना चाहते हो? पहला कदम क्या और कैसे नहीं, परंतु कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिना पतवार की नौका के समान होगी। और इसीलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने की सामर्थ्य होती है। आपकी पहचान कोई जड़वत पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनाना चाहते हो। यही इस पुस्तक का गहरा उद्देश्य है और आदतें क्यों मायने रखती है उसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन इसमें खुद को झोंक दिया जाए। ये हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या फिर हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। ये सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज्यादा पैसे कमाना, वजन घटाना या फिर तनाव घटाना।
आदतें आपको ये सब उपलब्ध करा देगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है। उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती है, क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती है जो आप बनना चाहते हो। आदतें ऐसा मार्ग होती है जिनके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। अक्षरशः आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती है। चैप्टर 3, सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था, जिसने आदतें बनने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी थी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे कि एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर यह बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाजा खोल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वो किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरचती या नोचकर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों का प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाजा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहां वहां ऐसे ही निरुद्देश घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाजा खुला, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा, 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6 और 7। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज और ज्यादा स्वचालित हो गई। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ भागने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया है: जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उसका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती है। आदतें क्या है, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वो स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना पड़ता है। मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वो सब करके देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती है। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई के बारे में सीखना होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार में पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यहां अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उससे पहले क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती है और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है।
जब भी आप किसी समस्या से बार बार दो चार होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनावों के स्वचालित हल की एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन रेहा लिखते हैं, हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय हल आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती है, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती है। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों को अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपकी सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रहती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि ये है तो फिर हल वो है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञात्मक कथानक का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम से लौटोगे तो आपके हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी अब वो स्वचालित ऑटोमेटिक हो जाती है। आदत ढल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती है जो अनुभव से सीखी जाती है। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने आजमाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती है तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है जिससे वह उसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सके। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क ये होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देगी? मैं अपने आप को ऐसे जीवन शैली में नहीं डाल सकता जिसमें मैं रस न ले सकूं। क्या इस तरह का रूटीन जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देता? मुश्किल से ऐसा होता हो। इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में किसी एक को चुने। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक है। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती है, वे तो स्वतंत्रता का सर्जन करती है। वास्तव में जिन लोगों को किसी तरह की आदतें नहीं होती है उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहां जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान करके ही आप दिमाग में वो जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचे और रचनात्मक कार्य कर सके। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती है और जीवन के मूल तत्व संभले और संपादित होते हैं तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने पर स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वो अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत, ललक यानी कि क्रेविंग, प्रतिसाद यानी कि रिस्पॉन्स और पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वो कार्य करती है और उसे सुधार कैसे सकते हैं। ये 4 चरण ही हर आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है। यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वो एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं
जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे कि धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके ये संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नजदीक है, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरा चरण है और ये हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वो आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फल स्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते, बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है, जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। ये एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वो बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनियां मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती है। जब तक व्याख्या न हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले के विचारों, एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल जाता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है, जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलना भी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं, तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिसाद तय होते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते, तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं। ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो बातें होती है। वे हमें संतुष्ट करती है और दूसरी, वे हमें शिक्षित करती है। पुरस्कार का पहला उद्देश्य आपके ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं, जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। पदोन्नत होने से ज्यादा धन और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेटिंग की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे तत्कालीन लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपको ललक से तृप्ति और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना चाहिए। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है, जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को पसंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर लेते हैं। यदि किसी भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू नहीं हो सकेगी। ललक को कम कर दे तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होते तो आप भविष्य में फिर से उसे नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी चारों के बिना व्यवहार दोहराएगा भी नहीं। संक्षेप में कहे तो संकेत ललक को बढ़ाता है, जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है। यदि पुरस्कार देता है और हमारे ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होती है, बल्कि ये अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवन में रहने तक हर पल एवं लगातार चलती रहती है
और हर गतिविधि पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता है और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हम उस बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आता है और यह तय होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या ये होती है कि आपको लगता है कि कोई चीज अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द के अभ्यास की होती है, जिससे आप राहत पाना चाहते हैं। दोनों तरह से हर आदत का मकसद आपके सामने आई हुई समस्या को हल करने का होता है। सोचिए कि आप डार्क रूम में जाते हो और लाइट का स्विच चालू करते हो। आपने इसे आदत के रूप में इतनी बार किया है कि ये आप बिना सोचे कर लेते हो। आप चारों चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हो। कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तब हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी को चला रही है। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते कि हर सुबह हम किसी एक ही पैर के जूते ही फीते पहले क्यों बांधना आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद ही टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या काम से लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चले जाते हैं। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग हर उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं। परंतु वो करने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इन चारों कदमों को व्यावहारिक संरचना में बदल दें, ताकि हम अच्छी आदतों को बना सके और बुरी आदतों को खत्म कर सके। मैं इस संरचना का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूं और ये अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हो जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनाने में प्रयास नहीं लगते। जब वे गलत स्थिति में रहते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, ललक, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, प्रतिसाद, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम, पुरस्कार, इसे संतोषप्रद बनाएं। हम इन नियमों को उलटकर यह जान सकते हैं कि खराब आदत को कैसे खत्म करें। खराब आदत को कैसे खत्म करें? पहले नियम का उल्टा, संकेत, इसे अस्पष्ट बनाएं। दूसरे नियम का उलट, ललक, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उलट, प्रतिसाद, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम का उलट, पुरस्कार, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना होगा कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये इसके बहुत आसपास है। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के ये चारों नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। चाहे आप कैसी भी चुनौती का सामना कर रहे हो, इन नियमों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहे तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? और मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ? यदि आपने कभी सोचा होगा कि मैं वो क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्यों वजन कम नहीं कर पा रहा, या सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहा, या सेवानिवृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज को मैं क्यों अहम कहता हूँ लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता, तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब आदत को खत्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि वो मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उनके अनुसार आपकी आदतें बनती है। बाद में अध्यायों में हम इन नियमों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से एक ऐसी प्रणाली बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरे और खराब आदतें लुप्त हो जाए। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं।
चैप्टर 4, वो व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। ये कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हो। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने परिहास में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रही है। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की जरूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला था कि उस व्यक्ति की एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज था और उन्हें तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। अपनी पुत्रवधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा? कैसे उसे समझ में आ गया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और दिल का दौरा पड़ने वाला है? जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती है तब शरीर त्वचा की सतह के निकट गौण भागों से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला में अनजाने में ही ये क्षमता विकसित हो गई थी कि वो देखते ही ये पैटर्न पहचान लेती थी। वो ये समझा तो नहीं सकी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक ये आसानी से पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी ब्लिप दुश्मन की मिसाइल है और कौन सी उनके अपने बेड़े के विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू से रडार पर एक जैसे दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले ने एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि ये रडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर भी ये नहीं समझ सके कि उन्होंने ये कैसे कर दिखाया था। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रामाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं। यद्यपि वे सटीक रूप से ये नहीं बता सकते कि किस जानकारी से ये ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस ओर स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नजर भी नहीं आते। मैंने ये भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। ये सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को ग्रहण करता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा दिया था, सैन्य विश्लेषक ने रडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी थी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेना शुरू कर देता है, विवरण की छटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही अपने इस पर सजगता से विचार ना किया हो। आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस के लिए नहीं कहना होता और ना ही पेट को पचाने के लिए कहना पड़ता है। फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता रहता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक है। भूख लगने के बारे में सोचे। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? ये जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज देखकर ही समझ में आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह की फीडबैक लूप्स होती है जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है। ये उस सब पर भी नजर रखते हैं जो आपके आसपास और भीतर चलता रहता है। शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है। अचानक भूख लगने लगती है जबकि आपको पक्का नहीं होता है कि क्या हुआ था। हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नजरिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती है। इसी कारण यह खतरनाक भी हो जाती है। जैसे ही आदतें बनती है, आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपकी इस बात का एहसास होने से पहले ही
कि क्या हो रहा है। आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं। कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न का दोहराव करते हैं उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता क्या आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका, उसके पहले कार्ड कट कर चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया है। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी भी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वो कॉरपोरेट की नौकरी में आ गई थी। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं। वो वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफ गार्ड के रूप में निकले थे और जब भी वो किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता था वो चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपको आदतों को बढ़ाते हैं वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं है। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फोन। इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। ये सुनने की बजाय करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो ये ज्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हो तब तक वो जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है। यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हो तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जिसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है वो एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीजों को देखकर कमांड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है या फिर स्टेशन पर आती है तो वो ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टाफ के लोग प्लेटफॉर्म के किनारों को देखकर कहते हैं सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% कम हो चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी के MTA सबवे सिस्टम ने इसका संशोधित स्वरूप अपनाया है। यह पॉइंट ओनली है और इसके क्रियान्वयन के 2 वर्ष में गलतियों से होने वाली सबवे की दुर्घटनाएं 57% कम हो चुकी है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का लेवल अचेतन आदत से ज्यादा चेतना के लेवल तक बढ़ा देता है। क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है। कुछ भी गलत होने से पहले वो समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही कहती है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं वो जरूरत की चीजों को बोलने लगती है। जैसे मैंने अपनी चाबियां रख ली है, मैंने अपना वॉलेट रख लिया है, मैंने चश्मा रख लिया है, मैंने पति को भी रख लिया है। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा हम सब के बारे में सोचना कम करने लगेंगे और फिर जब हम कोई चीज हजारों बार कर लेते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। ये मानकर हम चलते हैं कि अगली बार भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम स्वयं से सवाल करना भी बंद कर लेते हैं कि यह सही है या नहीं। कामकाज में कई असफलताएं आत्मसजगता के अभाव में होती है। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजगता कायम रखना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हम धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल सिस्टम अपनाना चाहिए।
ये आदतों के स्कोर कार्ड का उद्गम है। अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यह उस सूची का उदाहरण है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। उठना, अलार्म बंद करना, दांत साफ करना, फोन देखना, बाथरूम जाना, खुद का वजन लेना, नहाना, डिओड्रेंट डालना, टॉवेल सूखने डालना, ड्रेस पहनना, एक कप चाय बनाना। एक बार पूरी सूची बन जाए तो हर व्यवहार को देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह अच्छी आदत है, क्या खराब आदत है या न्यूट्रल आदत है। यदि ये अच्छी आदत है तो उसके पास में प्लस लिखिए, यदि वो खराब आदत है तो उसके पास में माइनस लिखिए, यदि न्यूट्रल आदत है तो इज इक्वल टू लिखिए। उदाहरण के लिए जो सूची ऊपर दी गई है वो इस तरह से दिख सकती है। उठना इज इक्वल टू दांत साफ करना प्लस अलार्म बंद करना इज इक्वल टू दांतों को फ्लश करना प्लस फोन देखना माइनस डिओड्रेंट लगाना प्लस बाथरूम जाना इज इक्वल टू टॉवेल सूखने डालना इज इक्वल टू वजन लेना प्लस ड्रेस पहनना इज इक्वल टू स्नान करना प्लस एक कप चाय बनाना प्लस। किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगे वो आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वो हर सुबह पीनट बटर के साथ बेगल खाता है, जो एक खराब आदत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने वजन में इजाफा चाहता है और मांसपेशियां बढ़ाना चाहता है उसके लिए ये व्यवहार अच्छा हो सकता है। ये सब निर्भर करता है कि आप किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। आदतों की स्कोरिंग अन्य कारण से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेवल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण होते हैं। कोई आदत अच्छी और बुरी नहीं होती, आदतें बस प्रभावी होती है। वे समस्याएं हल करने के लिए प्रभावी रहती है। हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वो बुरी हो, इसलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वो किसी भी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फायदा पहुंचाए। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छी आदतों का परिणाम सकारात्मक रहता है, खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। हो सकता है कि सिगरेट पीने से अभी आपका तनाव कम हो, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं रह जाएगा। यदि आपको अब भी ये तय करने में परेशानी हो रही है कि किसी खास आदत को रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रश्न मैं यहाँ प्रयोग में लाता हूँ। क्या यह व्यवहार मुझे वो बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में या खिलाफ वोट देती है? आदतें जो आपकी इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती है, आमतौर पर वो अच्छी होती है। आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही है तो वो आदत खराब मानी जाएगी। जैसे ही आप आदत का स्कोर बोर्ड बनाते हो तो पहले ही कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। लक्ष्य सिर्फ ये देखना होता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। अपने विचारों और कार्यों को देखें और इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचे या फिर भीतरी आलोचना नहीं करे। गलतियों के लिए खुद को भला बुरा कहना बंद कर दे, ना ही सफलता के लिए खुद को श्रेय देने का प्रयास करे। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हो तो इसे स्वीकार कीजिए और ऐसे देखिए जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हो। ये कितना रोचक होगा कि वो इस तरह की चीज कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हो तो सिर्फ ये देखिए कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी खा रहे हो। यदि आप ऑनलाइन समय नष्ट कर रहे हो तो ये देखिए कि आप जीवन को उस तरह से खर्च कर रहे हो जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते थे। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान रहे। यदि आप समझ रहे हैं कि आपकी अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो आप जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की तकनीक अपना सकते हो। जो काम कर रहे हैं उसे तेजी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और क्या परिणाम होगा यह भी बोलिए। यदि आप जंक फूड की आदत को खत्म करना चाहते हैं लेकिन आपको आभास होता है कि आप कुकी उठाकर खा रहे हो तो जोर से बोलिए, मैं इस कुकी को खा रहा हूं लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगी। अपनी खराब आदतें जोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज्यादा साफ दिखेंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने के बजाय इससे आपके काम में वजन भी आता है। यह नजरिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे होते हो। बस तेजी से बोलना है, कल मुझे दोपहर के खाने के बाद डाक घर जाना है। इससे यह बात की संभावनाएं बढ़ जाएगी कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की जरूरत के बारे में बता रहे हो, ये असली अंतर लाएगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोर कार्ड जैसी रणनीतियां इस बात पर केंद्रित होती है कि आप अपनी आदतों की पहचान करें और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। इससे यह संभव हो पाता है कि आप उस तरह के प्रतिसाद करें जो आपको लाभ पहुंचाए। चैप्टर 5, नई आदत शुरू करना श्रेष्ठतम तरीका।
बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहला समूह नियंत्रित था, उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि वो देखे कि वो कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था, उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट्स को ही नहीं देखना है बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें ये भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खास तौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा, दिन और इस स्थान पर। पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहां करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हो। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वो व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरन की ध्वनि। लेकिन इनमें 2 सबसे ज्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है, जब एक स्थिति आती है तो मैं वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन की मंशाएं लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती है। चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिख कर रखनी हो कि आपको किसी दिन का फ्लू का टीका लगवाना है या आंतों की जांच के लिए कोलोनस्कोपी के अपॉइंटमेंट के समय को दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइकलिंग करने, पढ़ने और जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहेंगे। शोध करने वालों ने यहां तक पाया है कि जब भी लोगों से क्रियान्वयन की मंशाओं से संबंध प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप किस मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे, आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, किस बस से वहां जाने वाले हो। सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जाएंगे। पंचलाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहां वो नई आदत के अनुसार काम करेंगे तो उनके इसका प्लान करने की अधिक संभावना रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज्यादा लिखूंगा, लेकिन हम ये नहीं कहते कि कब और कहां पर यह आदतें साकार होगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर लेते हैं कि हमें ये करने की याद रहेगा या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे और ये कार्य करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसे कि मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूं या फिर मैं ज्यादा काम करना चाहता हूं अथवा वोट देना चाहिए को खत्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल लेती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहां कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सके। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं, क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं। जब कार्रवाई का क्षण आता है तो फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करने लगते हो। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूंगा या करूंगी। मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। व्यायाम, तो मैं संध्या 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूंगा या करूंगी। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवन संगिनी साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगा या बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि आदत को कब से शुरू करें, तो आप किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाए क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज्यादा होती है।
यदि हम आशा रखते हैं कि हमारे पास काम करने का कारण होता है, नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करने लगती है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। क्या आप चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने के आपको उन चीजों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार रही होती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको मार्ग से भटका देती है। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हमें करना क्या है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए जरूरी चीजों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दे ताकि वे बनी रह सके। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जेसन जॉइंग का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होती, आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता लालायित होने पर लार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपकी भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फोग से मैंने एक तरीका सीखा है जिसे मैं आदतों की क्रमबद्ध करना कहता हूं, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना, अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दिदरो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब कुछ बदल चुका था। दिदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वो उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद दिदरो को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो के वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वो पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1,50,000 से भी ज्यादा है। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीजें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीजें थी उनमें कोई तालमेल नहीं था, ना ये सुंदरता थी। दिदरो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीजें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दामिश्क से लाए गए कालीन से बदल लिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बैंत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते रहे, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीजें खरीदी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज के बाद दूसरी चीज खरीदने की प्रवृत्ति को दिदरो इफेक्ट कहते हैं। दिदरो इफेक्ट के अनुसार नई नई चीजों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पिली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हो तो नए जूते खरीद लेते हो, उसकी मैच करती हुई कोई इयररिंग्स भी ले लेते हो। आप सोफा लेते हो तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवार उठाने लगते हो। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हो तो उसकी एसेसरीज को भी खरीद लेते हो। ये खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं जो आपने हाल ही में पूरा किया है। उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवेल को धोना है। तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल लेते हो और इस तरह से कई चीजें जुटती जाती है। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता है। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हो। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाए। इसे ही आदतों का क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ लेते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति का सृजन बीजे फोग ने अपनी टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला। इसके यानी कि वर्तमान आदत के पश्चात मैं नई आदत का पालन करूंगा। उदाहरण के लिए ध्यान।
हर सुबह अपने कप में कॉफी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम, जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता, जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। विवाह, जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी जीवन संगिनी को चुंबन दूंगा। सुरक्षा, जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्य को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूं और उसमें कितनी देर लगेगी। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल करने लगते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फायदा उठा सकेंगे जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। ये दिद्रो इफेक्ट का सकारात्मक पहलू है।